1,80,000 करोड़ रुपए दूसरों को दिए हैं, यानी कि नुकसान किया है। आइए इस डिटेल सेवी की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या क्या कुछ खास बातें कही गई, जरा आप सब भी ध्यान से सुने, हमारे एक्सपर्ट्स भी ध्यान से सुने, उसके बाद मैं उनके व्यूज के लिए उनके पास जरूर आऊंगा। तब तक आइए पहले आशीष से जानते हैं। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पिछली बार भी हमने रिपोर्ट देखी थी, इस बार थोड़ी सी और डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिली है। सेग्रीगेशन देखने को मिला है फ्यूचर्स के बीच में, ऑप्शंस के बीच में, ट्रेडर्स के कैपिटल में और ट्रेडिंग पैटर्न के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इस पूरी रिपोर्ट का असेस किया है। FY24 में अगर आप देखें तो 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स ने पूरी तरीके से घाटा किया है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ अच्छी है, थोड़ी सी बेटर लग रही है, अच्छी तो नहीं है, कि फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो केवल 60% ट्रेडर्स ही ऐसे हैं जो घाटा करते हैं, 40% मुनाफा कर लेते हैं। 40% मुनाफा कर रहे हैं। तो बेटर और ऑप्शंस में 91.5 घाटा करते हैं। 91.5%। ओके, ऑप्शंस में ज्यादा नुकसान है, बहुत नुकसान। लोगों को लगता है ऑप्शन ज्यादा इजी है पैसा बनाना। अगर इसको और आगे देखेंगे ना, दिखाओ 91 में तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई पैसा बनाते ही नहीं है। क्या बात करें, बताओ बताओ। दिक्कत सर इसमें ये कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर भी सभी ने बहुत जो है ना फोकस करके बताया। ये क्या बता रहे कि FY24 में हर ट्रेडर ने औसतन 26,000 रुपए का FNO का जो टर्नओवर होता है उसके चार्जेस भरे हैं। और इसमें 26,000 में अगर आप देखें तो जो टोटल हिस्सा होता है इसमें 51% तो आप ब्रोकरेज ही समझ लो, 20% हो गए आपकी एक्सचेंजेस फीस, बाकी के टैक्स अलग। बचाएगा क्या, कमाएगा क्या, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स नहीं, लेकिन जो 1,80,000 करोड़ का घाटा है वो सब मिला के ट्रांजेक्शन चार्ज मिला के टोटल 1,80,000 गया है। 1,80,000 और उसमें से कितना 13,800 STT स्टैम्प ड्यूटी है, ब्रोकरेज कितनी है? इसमें 25,000 करोड़ ब्रोकर्स को चार्ज गए हैं। उन्होंने बढ़िया कमाया। बड़ी नजर आपके ब्रोकर्स ने बढ़िया कराया, बढ़िया। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये है कि भाई 1,80,000 करोड़ से 70-80,000 करोड़ तो दूसरे खर्चे हो गए, 1 लाख करोड़ का एक्चुअल नुकसान हो गया, मोटा मोटी मान। और बताइए सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन लागत करीब अगर आप देखें तो 51% ब्रोकर्स की होती है, 20% जो है एक्सचेंजेस की फीस होती है। साथ में अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो काफी समय से कोविड के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि जो युवा लोग हैं इनकी रुचि मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और 93% युवा ट्रेडर्स ने FY24 में FNO सेगमेंट में घाटा किया, 93% में। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो इनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। 30 साल से कम जो एज वाले FNO ट्रेडर्स हैं इनकी संख्या FY23 में थी 31%, और एक साल में आप देखें तो कितना बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला, 43% हो गई, 31 से बढ़कर 43 हो गई FY24 में। FY25 के आंकड़े जब आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर और बढ़त यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन FNO ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये ऐसे जो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा अधिक FNO ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर थोड़ा सा बाइफर्केशन अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग चुनिंदा जो कमाते हैं FNO में ट्रेडिंग करके, इसमें मैक्सिमम अगर आप देखें तो या तो प्रॉप डेस्क है, और प्रॉप डेस्क में भी वो जो एल्गोस का इस्तेमाल करते हैं इनके बेटर ऑड्स हैं विन करने के। लेकिन बाकी का तो अगर आप देखें तो काफी ज्यादा घाटा यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो 1,80,000 करोड़ का टोटल घाटा, भारी भरकम उसमें कंट्रीब्यूशन चार्जेस और ब्रोकरेज का है। नए ट्रेडर्स उनको 92% को घाटा है, करेक्ट। और इसके अलावा कोई खास बात इस बार इतना नहीं आया जो पिछली बार आया था ना, वो आया था ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का घाटा, 2 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज। हाँ, और अब 4 लाख लोग ऐसे जिन्होंने 28 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा किया है। 4 लाख लोगों ने 28 लाख रुपए, हे भगवान। आइए चोपड़ा साहब के अनुभव का लाभ लिया जाए। चोपड़ा साहब बताएं सर, इस स्टडी पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पहले भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है। एक तरफ तो सेबी चीफ बोलती हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ वो डेली एक्सपायरी चल रही है। तो और इसमें मलाई कौन काट रहे हैं? ब्रोकर और एक्सचेंज, ये बराबर काट रहे हैं। 51% मतलब लगभग आधा आधा मजा दोनों ले रहे हैं। सरकार भी मजा ले रही है, और बेचारे जो 30 साल से कम उम्र के, जिनको वाकई ना उम्र का तजुर्बा है ना बाजार का, और ये नए लोग हैं जो कि 2020 के बाद पोस्ट कोविड आए हैं। मोस्टली जो मैं समझ पाता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में जो लोग बाजार में जुड़े, उनको लगने लगा कि रातों रात पैसा बनता है, और इतना बड़ी रकम लिटरली मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से साफ हो गई। ये पैसे का कुछ गाड़ी खरीदते या कुछ सामान खरीदते वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आता, हमारे GDP को पूरा फायदा होता, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज थी अगर ये कंजम्पशन की तरफ जाता। तो इसमें मैं आपके चैनल से और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी
कि अगर एक तरफ तो वो शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ उसको फैसिलिटेट करते हैं, तो ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। बहुत बड़ा द्वंद्व है दोनों बातों में, कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि F&O में या अदर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लोग पैसा खो रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोज रोज की एक्सपायरी, मेरे हिसाब से, मे बी कॉल मी ओल्ड स्कूल और व्हाटएवर, मुझे लगता है कि जो पहले थर्सडे की एक्सपायरी होती थी वही काफी थी। और नो डाउट मार्केट साइज को एक्सपैंड करने के लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करी गई। अब कमाई तो बढ़ रही है, मगर दूसरी तरफ से आप उसको कोस रहे हैं, तो या तो उसको बंद करिए या कोई ऐसा तरीका निकालिए कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेचर के ऊपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फंडों में, छोटे लोग ना रहें, जो कि आई थिंक इसके ऊपर जरूर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। और अनिल जी, आपकी आवाज तो वाकई बहुत बुलंद है और मुझे लगता है कि आपको इस बात को उठाना चाहिए। ये बिल्कुल। और इसमें जो स्पेशली जो 30 साल से कम के युवा, और आजकल तो चोपड़ा साहब में जहाँ भी जा रहा हूँ, लगभग हर वीकेंड में मेरे कोई न कोई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, शोज वगैरह जो होते हैं, और इतने युवा आते हैं, तो सबको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाइयों बस ट्रेडिंग मत। आज सुबह भी मैंने और दीप ने बड़ा लंबा डिस्कशन किया। मैंने कहा भाई कि 10-20% आपकी कैपिटल का एक बार अलग से साइड में रख लीजिए, उसे ट्रेड करना है तो करके देख लीजिए। लाइफ में अगर आपको लगता है कि वो 7-8-10% लोग जो पैसा बना रहे हैं आप उसमें आने के लायक हैं, इतने स्किल्ड हैं, इतने समझदार हैं, इतने लर्नेड हैं, तो कर लीजिए फिर। और जब ये 10-20% की कैपिटल जो आपने सट्टे के लिए रखी है वो खत्म हो जाए, तो बची हुई 80% से उसका लॉस भी कवर करें और आगे वेल्थ भी बनाएं। ये सजेशन हमने दिया है। अब ये अलग बात है कौन माने नहीं माने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखिए दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि सिगरेट के पैकेट पे आप वो खोपड़ी काट के लगा दो कि भाई वो डेंजरस है, ये है। दूसरा तरीका है कि आप शराब या सिगरेट बंद ही कर दो, बैन ही कर दो। कुछ कुछ राज्यों में जैसे है तो बैन हो जाएगी तो कोई नहीं पी पाएंगे। करेक्ट। और बाकी आप चेतावनी देते रहो, जिसको करना है करते रहेंगे। ऐसा है, तो ये सारा मामला है। आइए सेठी साहब और कुणाल जी भी इस पर अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए मैं दो बातें कहूंगा इस पर। सबसे पहले तो अनिल जी ये है कि हालांकि अनिल जी बहुत बड़े पैमाने पर रिटेल निवेशक, विशेष रूप से जैसे अभी चोपड़ा साहब भी कह रहे थे कि जो लोग नए जुड़े हैं बाजार में, उनको वो F&O के रास्ते बड़ा पैसा खोते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अनिल जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 7% लोग हैं जो कि कमा रहे हैं, इनकी भी टोटल जो संख्या है काफी बड़ी है। तो हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे जो विनर्स हैं वो संख्या भी काफी बड़ी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अनिल जी, इसके लिए मेरा एक सुझाव है छोटा सा, कि अगर एक छोटा सा पेपर हम लोग ऑनलाइन एक टेस्ट ले लें, जिस प्रकार NISM के पेपर्स हैं, तो अगर एक छोटा सा सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दें डेरिवेटिव्स ट्रेड करने के लिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी छटनी हो जाएगी। तो जो लोग बिल्कुल अनजान हैं, ज़्यादा बाजार को नहीं समझते हैं, बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कॉल पुट का भी अंतर नहीं पता, वो लोग भी कई बार डेरिवेटिव्स ट्रेड कर बैठते हैं, तो कम से कम वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें एक टेस्ट जो है, मुझे लगता है कि एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंपल्सरी करना चाहिए डेरिवेटिव्स ट्रेड करने से पहले। ये तो अच्छा है, आपको एग्जाम ले लो, टेस्ट करा लो, उसके बाद ये ठीक रहेगा। सेठी साहब, जिसको जैसा कि चोपड़ा साहब ने कहा मलाई काट रहे हैं, उनको बड़ा फायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके लिए तो सौदा होना चाहिए, बस दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। सौदा होते इनका फायदा पक्का, करेक्ट, प्रॉफिट बने लॉस हो, उनका फायदा तो पक्का है। ये बात है। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर। सेठी साहब क्लियर है? अगर ये बात है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या आपके प्रॉप बुक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो उनको फायदा हो रहा है, रिटेल को नुकसान हो रहा है, ये बात तो समझ में आती है। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेडिंग कम्युनिटी सबको अगर एक साथ इंक्लूड करें, तो कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो किसी को फायदा हो रहा है, किसी को बराबर है। जो डिफरेंशियल है वो बराबर है, वो तो एक्सचेंज का ये खर्चा, वो तो है ही है ना। वो तो फिर अब कोई हेज फंड कमा के जा रहा है, कोई एल्गो ट्रेडर कमा के जा रहा है, कोई मशीन लर्निंग से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड कर रहा है वो कमा रहा है, कोई आर्बिट्राजर कमा रहा है, कोई बहुत समझदार स्किल ट्रेडर कमा रहा है, या कोई इन्फॉर्म ट्रेड करने वाला आदमी कमा रहा है। देयर कुड बी एनीवन, राइट। पैसा तो किसी न किसी को तो जा रहा है, विच इज फाइन, लेकिन वो किसको जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन किसका जा रहा है ये पता चला है। तो आम ट्रेडर का, आम रिटेल ट्रेडर का पैसा जा रहा है, ये तय हुआ है बिल्कुल इस